आइको के फोन्स में आपको भले ही तगड़े स्पेक्स देखने को मिलते हो या फिर ये काफी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे आपको देखने को मिलता हो, लेकिन इनके फोन सॉफ्टवेयर वाइज हमेशा से ही पीछे रहे। हॉट एप्स और थर्ड पार्टी एप्स आपको इतनी ज्यादा देखने को मिलती है, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि आप एक 50,000 रुपए का फोन यूज कर रहे हो या फिर एक 10,000 रुपए का फोन यूज कर रहे हो। लेकिन आइको 12 के साथ में आइको कंपनी ने इस इश्यूज को फिक्स कर दिया है। ना ही सिर्फ ये इशू को फिक्स करा है, बल्कि ये 12 ऐसी अपडेट्स के साथ में आ रहा है जो कि आपको पहले कभी भी किसी आइको के फोन में नहीं देखने को मिली। आइको 11 नियरली परफेक्ट स्मार्टफोन हो सकता था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसका सॉफ्टवेयर। फोन जो है वो काफी सारे एड्स के साथ में भरा पड़ा था। जो यूजर्स थे उनका मानना था कि इसमें इतनी ज्यादा ब्लोटवेयर्स हैं, इतनी ज्यादा एड्स हैं और ऊपर से हॉट एप्स जैसी एप्स देखने को मिलती हैं, जो कि फोन का जो एक्सपीरियंस है वो फ्लैगशिप लेवल का नहीं बल्कि काफी चीप एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। हालांकि आइको ने सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ में काफी सारे चेंजेस करे, जैसे कि हॉट एप्स जैसी एप्स को यहाँ पर डिसेबल किया जा सकता था, लेकिन फिर भी ये इनका जो सॉफ्टवेयर है उस लेवल का सही नहीं हो पाया। पर अभी आइको ने सॉफ्टवेयर वाइज काफी कुछ करा है। एक तो ये आउट ऑफ द बॉक्स FunTouch OS 14 के साथ में आता है। दूसरा यहाँ पर आइको 3 मेजर OS अपडेट्स प्रॉमिस कर रहा है, जिसका मतलब FunTouch OS 14 तो मिल ही रहा है, बल्कि आपको FunTouch OS 17 तक अपडेट्स मिलेंगी। और साथ ही में कंपनी 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस प्रॉमिस कर रही है, जिसका मतलब यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम बग फिक्सेस वगैरह देखने को मिलते रहेंगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर वाइज सबसे बड़ा यहाँ पर चीज देखने को मिलेगा इसकी यूजर इंटरफेस में। रिमेंबर मैंने बोला था कि जो आइको 11 था वो नियरली परफेक्ट स्मार्टफोन हो सकता था, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बेकार था, क्योंकि उसमें एड्स थी, ब्लोटवेयर थे और हाँ हॉट एप्स जैसी एप्स थी। लेकिन आइको 12 में आपको ये सब नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आइको 12 में आपको हॉट एप्स जैसी एप्स नहीं देखने को मिलेंगी। प्लस यहाँ पर जो प्री इंस्टॉल्ड एप्स आएंगी, मतलब कि जो ब्लोटवेयर आएंगे, वो भी कंपनी यहाँ पर अलाउ करेगी कि आप उनको भी रिमूव कर पाएंगे। और ये चीज मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट चीज है, क्योंकि आइको फैंस काफी टाइम से इसी चीज की डिमांड कर रहे थे। इन सभी अपग्रेड्स के बीच में आइको को एक काफी बड़ी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है, और ये जो प्रॉब्लम है ये उस चीज के बारे में होने वाली है जिसमें आइको सबसे बेस्ट मानी जाती है। हालांकि इस प्रॉब्लम के बारे में आगे बात करते हैं, उससे पहले हम लोग इसके डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं। 2023 के जितने भी आइको के फोन्स थे ना, उनका जो बैक डिजाइन वो हमें नियरली सिमिलर देखने को मिला था आइको 11 के साथ में। एक रेक्टेंगुलर कैमरा बम्प होता था और उसमें कैमरा प्लेस करे गए थे। इस बार आइको नया कैमरा डिजाइन लेकर आ रहा है, जिसको कंपनी पोर्ट होल डिजाइन बुला रही है, जिसका इजी लैंग्वेज में मतलब होता है एयरक्राफ्ट की विंडो या फिर शिप की विंडो। तो डिजाइन की इंस्पिरेशन वहां से ली गई है। लेकिन अगर इसके डिजाइन के बारे में और डेप्थ में जाएं, देन यहाँ पर आपको ग्लास बैक डिजाइन देखने को मिलेगा। बैक में भी ग्लास है, फ्रंट में भी ग्लास है, और जो फ्रेम है वो आपको एल्यूमिनियम का देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बात करी है हमें लास्ट टाइम की तरह, यानी कि आइको 11 की तरह आइको 12 में भी हमें फ्लैट एजेस वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी। लेकिन इस बार जो बेजल्स हैं वो काफी ज्यादा थिन कर दिए गए हैं, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव। हालांकि डिजाइन में इतनी सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स नहीं है, लेकिन अगर डिस्प्ले के बारे में बात चली ही है तो यहाँ पर और डिटेल्स में बात कर लेते हैं। वेल ऑलमोस्ट सारी चाइनीज कंपनीज जो है वो सैमसंग से डिस्प्ले पैनल्स खरीदने में मना कर रही है। और अभी ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ये सैमसंग से डिस्प्लेज नहीं लेंगी तो क्या यहाँ पर ये LG से बाय करेंगी? देखो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 2023 में हमें ग्रीन लाइन इश्यूज काफी ज्यादा देखने को मिले थे, और ये जो इश्यूज है ये मोस्टली सैमसंग की ही बनाई हुई डिस्प्लेज में आ रहे थे। तो अभी ऑलमोस्ट सारी चाइनीज कंपनी सैमसंग को छोड़कर BOE पे शिफ्ट हो रही है, जिसके साथ में सैमसंग का काफी बड़ा नुकसान हो रहा है। आइको 12 में डिस्प्ले वाइज टोटल 3 अपग्रेड्स हैं, जिनमें से सबसे पहली अपग्रेड है PWM डिमिंग में। अभी PWM डिमिंग में अपग्रेड तो दे दी, लेकिन ये होती क्या है? क्योंकि ऑलमोस्ट सारे फोन्स में हमें इस बार PWM डिमिंग का मेंशन देखने को मिला था। देखो अभी इसकी डेप्थ में तो नहीं जाएंगे, बस आप इतना समझ लो, अगर PWM डिमिंग कम होगी तो आपकी आईज में स्ट्रेन्स हो सकती है, हेडेक हो सकता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर एक सेफ लिमिट रखी गई थी, जो कि यहाँ पर इन्होंने फ्रीक्वेंसी सेट करी थी 3125 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। अगर PWM डिमिंग इस फ्रीक्वेंसी की आ रही है तो आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे। लेकिन लास्ट टाइम हमें आइको 11 में 1440 हर्ट्ज की यहाँ पर PWM डिमिंग देखने को मिली थी। इस बार हमें 2160 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी, जो कि सेफ लिमिट से अभी भी कम है, लेकिन पहले के मुकाबले में हमें अपग्रेड देखने को मिल रही है। इसके अलावा पीक ब्राइटनेस हमें लास्ट टाइम 1800 निट्स की देखने को मिली थी, इस बार हमें 3000 निट्स की देखने को मिलेगी। लेकिन LTPO पैनल्स की इस बार इंटीग्रेशन इस तरह करी गई है, मान लो अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज कर रहे हैं, देन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे जो रिफ्रेश रेट है वो 1 हर्ट्ज पे आ जाएगा, जो कि अल्टीमेटली आपके फोन की बैटरी को सेव करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। लेकिन बैटरी तो तब सेव होगी ना अगर फोन कम हीट करेगा। और आइको 12 के अर्ली रिव्यूज तो कुछ और ही स्टोरी बता रहे हैं। आइको 12 की जो चाइनीज यूनिट्स हैं उनमें हीटिंग इश्यूज इतने ज्यादा हैं कि फोन का टेम्परेचर हाफ सेंचुरी क्रॉस कर रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है, इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो आपको उस लेवल की नहीं देखने को मिल रही है जिस लेवल की आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 की देखने को मिली थी। और ये केस सिर्फ आइको 12 के साथ में नहीं है, बल्कि Xiaomi 14 के साथ में भी सेम कहानी है। देखो आइको के जो फोन्स होते हैं वो मेनली 2 चीजों पर फोकस्ड होते हैं, एक तो परफॉर्मेंस और दूसरा प्राइसिंग। फोन की जो प्राइसिंग है वो तो मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन फोन की परफॉर्मेंस अच्छे
लेवल की देखने को मिल सकती है अगर ये इंडियन यूनिट्स की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो एक अच्छे लेवल की कर देगी। आईक्यू ने फोन के अंदर कूलिंग सिस्टम जरूर इंप्लीमेंट करा है, लेकिन क्या ये उस लेवल का काम कर भी पाएगा या नहीं, ये एक मेन क्वेश्चन रहने वाला है। हालांकि आईक्यू 12 में हमें कूलिंग सिस्टम में काफी बड़ी अपग्रेड्स देखने को मिलेंगी और कंपनी ने क्लेम करा है कि इस बार हमें 40% लार्जर कूलिंग सिस्टम देखने को मिलेगा इसके प्रीडिसेसर यानी कि आईक्यू 11 के कंपैरेटिवली, जो कि एक अच्छा साइन होने वाला है। लेकिन बैटरी और फास्ट चार्जिंग वाइज कोई सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि कंपनी यहाँ पर क्लेम कर रही है कि इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो 9% से अपग्रेड करी गई है। हालांकि पिछली बार भी 5000 mAh की बैटरी थी, इस बार भी 5000 mAh की बैटरी है और जो फास्ट चार्जिंग है वो भी हमें सेम ही मिलेगी। 120 वोल्ट की यहाँ पर हमें फास्ट चार्जिंग देखने को मिलने वाली है। आईक्यू 12 ये आईक्यू का पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जिसमें हमें अभी तक का सबसे एडवांस लेवल का कैमरा सिस्टम देखने को मिलेगा। अभी अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो कोई तो रीजन होगा ही, है ना। और जो रीजन है वो एक नहीं बल्कि तीन रीजन यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। देखो फोन में 50 मेगापिक्सल का ओमनीविजन का कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा जो कि मेन रहने वाला है। सेकेंडरी कैमरा इस बार हमें 8 मेगापिक्सल का नहीं बल्कि 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिलेगा और थर्ड कैमरा आपको इस बार ओमनीविजन का 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। कोई आपको मैक्रो कैमरा नहीं मिलेगा बल्कि इस बार आईक्यू ने 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस डाला है ताकि ऑप्टिकल जूम का यूज करके आप फोटोज क्लिक कर पाओ और ये चीज काफी ज्यादा इंप्रेसिव रहने वाली है। और एक चीज आपको और बता देता हूँ कि 2024 में आपको जो मैक्रो कैमरा है वो शायद से ही देखने को मिले, जो हमें 2-2 मेगापिक्सल के देखने को मिल रहे थे। इस बार ऑलमोस्ट सारी चाइनीज कंपनी टेलीफोटो लेंस पर स्विच हो रही है और सेम चीज इस बार OnePlus 12 के साथ में भी होने वाली है। OnePlus 12 तो इतनी सारी अपग्रेड्स के साथ में आ रहा है, लिटरली ये S24 को टक्कर देने वाला है। हालांकि उसके बारे में अगर डिटेल्स में जानना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं।